नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नगर निगम का चुनाव आते ही दो पार्षदों में मचा घमासान, पानी की किल्लत झेल रही जनता की नहीं हो रही सुनवाई। देव दीपावली पर्व के मद्देनजर डीसीपी काशी जोन ने नाविकों संघ की बैठक। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन द्वारा किया गया सत्याग्रह आंदोलन। और नगर निगम चुनाव के मद्देनजर बेनिया स्थित जोनल कार्यालय में हुई बैठक। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम का चुनाव आते ही दो पार्षदों में घमासान मच गया है। पानी की किल्लत झेल रही जनता की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। नगर निगम का चुनाव आते ही वाराणसी में दो पार्षदों में घमासान मच गया है। मिनी ट्यूबवेल मामले में दो पार्षद अपना अपना क्षेत्र बता रहे हैं। ऐसे में पानी की किल्लत झेल रही जनता काफी परेशान है और क्षेत्रीय पार्षद को जनता कोसती नजर आई। मामला कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 88 का है, जहां पर दो पार्षद अपना अपना क्षेत्र होने का दावा कर रहे हैं। वहीं पार्षद तुफैल अंसारी ने क्षेत्रीय नागरिकों के साथ धरना दिया। धरने में नागरिकों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं नागरिकों का कहना है कि पिछले 6 माह से लगभग 2500 परिवार पानी की किल्लत को झेल रहे हैं। कई बार गुहार लगाए जाने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में क्षेत्रीय जनता का रहना दूभर हो गया है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। वहीं दो पार्षद इस क्षेत्र को अपना कह रहे हैं, लेकिन जनता की समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है और इन विवादों के बीच क्षेत्र की जनता पिस रही है। अफजाल जी, क्या समस्या है? देखिए, ये समस्या ऐसी है कि ये बरवा तल्ले के 51/63 पर एक मिनी ट्यूबवेल मेरी लगी थी। वो मिनी ट्यूबवेल पिछले 6 महीने से भाई खराब हो गई। तो हमने इस संबंध में सारे नगर आयुक्त से लेके जलकल जीएम से लेके माननीय महापौर मुतला जायसवाल जी से, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से, माननीय प्रमुख सचिव से हमने सारे लोगों को अवगत कराया कि भाई हमारे यहाँ मिनी ट्यूबवेल ख़राब है। इसके लेके मेरा पूरा मोहम्मद सईद, मेरा पूरा बरवा तल्ले, मेरा पूरा 3 बेटा 51 बेटा से लेकर सारे लोग प्रभावित इस पानी से है। काफ़ी प्रयास करने के बाद एक्चुअली ये देखिए साल चुनावी है और हम लोगों का 13वें वित्तीय आयोग का, 14वें वित्तीय आयोग का, 15वें वित्तीय आयोग का पैसा जो है सैंक्शन हो चुका है। ये अच्छा 15वें में मुझे 60 लाख रुपया मिला। डॉक्टर हबीबुल्ला रोड भी मेरी बनने जा रही। ये मिनी ट्यूबवेल हमने देखिए, ये हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। इनको 29/9/2022 को आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र लिखा। उसके बाद में 29/9/2022 को आदरणीय हमने प्रमुख सचिव जी को पत्र लिखा। और देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का पहला पार्षद हूँ। आप पत्र लिखे, आज जो है आपके क्षेत्र में धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस पर आपका क्या? देखिए, ये फर्जी राजनीति हो रही है। मुझे फर्जी राजनीति में नहीं कर सकता। इसी बरवा तल्ले में मुझे 2017 में मिला था। आप बरवा तल्ले की जनता से पूछ लीजिए। सड़क से लेकर संघर्ष करके मैंने इस इलाके में आज़ादी से 70 साल से यहाँ पानी लगता था। आज आपके अल्लाह का करम है, मेरा बोर्ड लगा हुआ है। आप लोग बोर्ड देख लीजिए। पानी के लिए तरस रहे हैं, इसके लिए क्या देखिए, पूरा प्रयास हमने किया। दीपक अग्रवाल कमिश्नर से मेरा झगड़ा हो गया, अब उनका ट्रांसफर हो गया। मैंने उनको भी पत्र दिया। ये देखिए, मंडला आयुक्त को हमने दिया है, 15/9/2022 को हमने उनको दिया। उसके बाद में माननीय महापौर जी को हमने 30/9/2022 को दिया। उसके बाद क्या हुआ अन्नू भाई, देखिए पैसा आने का एक समय होता है। 15वें वित्त आयोग का पैसा समाप्त, 14वें का पहले ही ख़त्म हो गया। मार्च में जैसे ही नया पैसा आएगा, इंशाल्लाह ये मेरी एस्टीमेट बन गई है, ये मेरा पूरा प्रस्ताव है। तुरंत मार्च के बाद अप्रैल में इसी वो जगह चिन्हित हो गई है, या ये जगह चिन्हित हो गई है और हमारा मिनी ट्यूबवेल पैसा आएगा, पहला मेरा सेंक्शन होगा। इस बात की मैं अपने क्षेत्र की जनता को और आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, पहला मेरा मिनी ट्यूबवेल होगा। लेकिन जो लोग फर्जी राजनीति करते हैं वो मेरे साथी पार्षद है। मैं खुद, मेरे साथ 5 साल काम किए। अगर वो मुसलमान है, उनसे दिल से पूछिए कि सदन में इस बरवा तल्ले दुल्ली गढ़ी के लिए अफजाल अंसारी ने क्या किया है। यहाँ के लिए हमने संघर्ष करके काम कराया है।
तो आप क्षेत्र में रहते हैं, आपको क्या समस्या है जो आज यहाँ? समस्या तो ये पानी की है। अगर बच्चा रोता है तो माँ दूध पिला देती है। आज हम लोग 6 महीने से रो रहे हैं, ना हमारे पार्षद जी की सुनवाई हो रही है, जो दूसरे पार्षद हैं उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। पैसा पास होता है, फर्जी पास होता है, कुआं बनने को पास होता है, कोई काम नहीं, बगल में कुआं है, एक कुआं में काम चल रहा है, इसका पैसा क्यों नहीं पास होता? हम अपने पार्षद जी से पूछेंगे। तो कितने लोग इस समस्या से हैं परेशान? कम से कम 2500 लोग। तो आप क्या चाहते हैं? बता तो दे रहे हैं कि बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है, चुप हो जाता है। हम लोग 6 महीना से रो रहे हैं, ना पार्षद सुन रहे हैं, ना अधिकारी सुन रहे हैं। पार्षद आते हैं बीच में, जैसे आपने अभी सुना, हम कह रहे हैं ये 2 कुएं की साफ सफाई का पैसा आ सकता है तो इसका क्यों नहीं आ सकता? पार्षद कौन है आपके क्षेत्र में? अफजाल अंसारी। तो यहाँ 2 पार्षद दिखाई दे रहे हैं। तो वार्ड 1 हो गया है, अब जिसको टिकट मिलेगा वो लड़ेगा। सुखैल जी, क्या आया, किस लिए आप लोग धरना कर रहे हैं, क्या समस्या है? आपको शायद जानकारी नहीं होगी, यहाँ का मिनी ट्यूबवेल पिछले 6 महीने से ख़राब हो चुका है। हम इसकी शिकायत लेकर अपने विभागीय तमाम अधिकारियों के पास बार बार जा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत मजबूरी के तहत हमने ये कदम उठाया है, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र के लोगों को पिछले 6 महीने से पानी का आकार मचा हुआ है और यहाँ पे कोई ताकने झाँकने भी विभाग नहीं आता है। इतने बड़े तमाम अधिकारी हैं, तमाम विभाग के लोगों को हर काम के लिए लगाया और बैठाया गया है, मगर इसमें दुर्भाग्य है यहाँ की जनता का और हमारे माननीय संसदीय क्षेत्र जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे दुर्भाग्य है हम लोगों का कि यहाँ पे कोई सूंघ लेने वाला भी नहीं है। तो आगे क्या करेंगे अगर आप लोगों की समस्या से निदान नहीं होगा? अरे आगे क्या करें, हम अपनी जनता की मांग को लेकर जनता के समर्थन से अगर निदान नहीं हुआ तो हम जनता के साथ रोड पर आकर इनके साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। देव दीपावली पर्व के मद्देनजर डीसीपी काशी जोन ने नाविकों संग बैठक की। डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम ने भेलूपुर स्थित एक होटल में देव दीपावली पर्व को देखते हुए नाविकों संग बैठक की। इस दौरान प्रशासन की ओर से नाविकों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें लाइफ जैकेट का प्रयोग करने, तय रूट पर ही नावों का संचालन होने, क्षमता के अनुरूप ही नावों में लोगों को बिठाने, रजिस्ट्रेशन सहित अन्य आवश्यक निर्देश दिए गए। इस दौरान सभी नियमों का सख्ती से पालन करने की बात कही गई। वहीं डीसीपी आरएस गौतम ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में नाविक समाज, नगर निगम व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। ये नाविक समाज के साथ कौन कौन से विभाग के लोग थे, आपको शामिल क्या क्या निर्देश दिए गए? आज सभी नाविकों की गोष्ठी की गई और उन सभी को जो है इसमें हिदायत दी गई कि देव दीपावली के अवसर पर जो है वही नावें चलेंगी जो नगर निगम जिन पर पर्याप्त जीवन रक्षक उपकरण नावों में है और वो निर्धारित क्षमता है, उसी के अनुरूप जो है नावें चलेंगी। आज की गोष्ठी में हमारे पुलिस के सभी अधिकारी जो है एडिशनल डीसीपी, एसीपी साहबान और नगर निगम के अधिकारीगण और साथ ही साथ जो है जो हमारा नाविक समुदाय है उनके सारे मेंबर्स, उनके सारे पदाधिकारीगण भी उपस्थित रहे और सभी ने उनको ये निर्देशित किया गया कि किसी भी प्रकार की कोई कैजुअलिटी घटित ना होने पाए और जो नाव के रजिस्ट्रेशन की जो शर्तें हैं उनका सभी लोग जो है पालन करें और जो घाट निर्धारित किए जा रहे हैं जो उन्हीं घाटों से ही श्रद्धालुओं को अपनी नाव में बैठाएंगे और उन्हीं पर ही जो है उतारेंगे भी और साथ ही साथ जो निर्धारित लेन की जा रही है गंगा जी में चलने की नावों के उसी निर्धारित लेन पर ही नावों का संचालन होगा। 2 समस्याएं आ रही हैं इस खास दिन को लेकर के। एक तो बाहर से आने वाली नावें जो रामनगर और रामली क्षेत्र से आती है, मिर्जापुर से भी आती है, उसकी कैसे मॉनिटरिंग होगी। और दूसरी चीज़ किराए को लेकर के कि बाहर से जो श्रद्धालु आ रहा है वो बड़ी शिकायत कर रहा है कि मनमाने ढंग से वसूली हो रही है, कोई लगाम नहीं है। तो क्या नगर निगम के अधिकारी थे, क्या उन्होंने कोई निर्देश दिया या कोई स्पष्ट नियमावली उन्होंने बताई कि इस खास दिन के लिए या सामान्य दिनों में इतना किराया होता है नहीं होता है? किराए को लेकर कोई चर्चा हुई? जो जितनी भी नावें बाहर से भी आ रही हैं उनकी समन्वय गोष्ठी कर ली गई है और सभी संबंधित जनपदों से भी सत्यापित होकर के ही नावें यहाँ प्रवेश करेंगी और शेष जो विषय है सुरक्षा का वो पुलिस को सारे बिंदु निर्देशित कर दिए गए हैं। इनकी रेगुलर चेकिंग नावों की होगी
जिन पर यदि जीवन रक्षक उपकरण नहीं होंगे, निर्धारित क्षमता से अधिक जो है लोग बैठाएंगे या कोई मदिरा पान करके नावों का संचालन करेगा या नाव में जो श्रद्धालु रहेंगे मदिरा पीने का प्रयास करेंगे, तो जितने भी वैधानिक नियम हैं उनके तहत उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। किराया वसूली को लेकर कोई चर्चा नहीं और जितने भी बिंदु हैं उनको बताया भी गया और कर्म को कुशल संपन्न कराया। आज पुलिस के साथ बैठक हुई है, क्या क्या निर्देश मिले हैं, क्या क्या आदेश मिले हैं संक्षिप्त में? देखिए, आज हमारी पूरी प्रशासनिक टीम के साथ जो है मीटिंग हुई है, उसमें देव दीपावली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को ही हम लोग को सुदृढ़ करना है, इसी पर मीटिंग थी हमारी। और हम लोगों को निर्देश दिया गया है, प्रथम ये जो हमारे समाज के लिए कि हमारे कोई भी व्यक्ति भी बिना मदिरा पान किए नौका संचालन करें, किसी भी कीमत पर हम लोग क्षमता से ज़्यादा सवारी नहीं बैठाएंगे, ये हम लोगों ने संकल्प लिया है। सवारी चलाते समय हमारे बोट में जितने भी कस्टमर होंगे सारे लोगों को हम लोग लाइफ जैकेट पहनाएंगे, ये भी हम लोगों ने संकल्प लिया है। और आने वाले सारे कस्टमर को हम लोग यहाँ से खुशी खुशी विदा करें, क्योंकि हमारे यहाँ देश विदेश से लोग यहाँ देव दीपावली देखने के लिए आते हैं। और हम लोग संकल्पित है कि किसी भी कीमत पर चाहे हमारी जितनी भी हानि हो जाए, हम लोग क्षमता से ज़्यादा सवारी नहीं बैठाएंगे और सारे यात्रियों को भरपूर मदद करके आने जाने वाले लोग की सुरक्षा को देखते हुए हम लोग नौका संचालन करेंगे। और हमारे सारे अधिकारियों ने हम लोग को भी भरपूर मदद देने की बात कही और वो हमको पूरी तरह से मदद देने की बात कही। एक आखिरी सवाल, किराए को लेकर के कोई चर्चा हुई, कोई निर्देश, कोई आदेश कि आप किराया कितना रखेंगे? देखिए, किराए को लेके हम लोग कभी न तो चर्चा करते हैं न तो चर्चा करना भी चाहते हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ किराए की बात जहाँ होती है तो यदि हम कस्टमर को कभी किसी से ज़्यादा लेते हैं तो हमारे ऐसे भी कस्टमर होते हैं जिसको हम बिना पैसे में भी घुमाते हैं और कम से कम पैसे में घुमाते हैं। तो किराए के बातें हुई है, साहब लोगों ने कहा है कि आप दो सवारी कम बैठाओ, पैसा की यहाँ पर कोई बात नहीं है भाई, आपका जो रेट होगा सुरक्षित हो। तो लोगों को यहाँ सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षित नौकायन कराएं हम लोग, ये मूल उद्देश्य है। एक आखिरी सवाल, बूथ में पहले कभी भी किराया को लेकर के जिला प्रशासन या नगर निगम की तरफ से कभी भी कोई चर्चा की गई है कि आप इतना ही भाड़ा लेंगे? सामान्य दिनों की बात है, ये केवल देव दीपावली। देखिए, ये सामान्य दिनों में बहुत बार ऐसी बात, किराया नियमावली कोई है आप लोगों के लिए तय? नहीं, ऐसी बातें बहुत बार होती है, तो हम लोग भी अपनी तरफ से बात रखते हैं और हमारा भी यही सोच है कि जैसे दूर देश में कहीं कहीं पर भी एक तरफ देखा जाता है कि हमारे इंडियन लोग का एक रेट होता है, विदेशियों का एक अलग रेट होता है। आप सारनाथ में, बगल में सारनाथ में बनारस में कोई रेट है कि नहीं देशी या विदेशी के लिए? अभी कोई रेट नहीं है, कोई रेट नहीं है। हम लोगों ने कोई रेट घोषित नहीं किया, जैसे लोग होते हैं श्रद्धा से, क्योंकि हम लोग यहाँ व्यापार तो करते हैं लेकिन श्रद्धा से वो आशीर्वाद रूप में जो हमको देते हैं उसी से हम लोग अपना निर्वहन करते हैं। हम लोग किसी से जोर जबरदस्ती करके कभी पैसा नहीं लेते हैं, खुशी से वो देते हैं, उसी से हम लोग अपना भरत करते हैं। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन द्वारा सत्याग्रह आंदोलन किया गया। वरिष्ठ मंडल प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं के उपेक्षात्मक रवैये सहित अपने विभिन्न मांगों के समर्थन एवं वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के उपेक्षात्मक रवैये के विरोध में भेलूपुर डिवीजनल काउंसिल ऑफ ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हुआ। अभिकर्ताओं की विभिन्न मांगों जैसे बाढ़ अग्रिम कार्यालय भत्ता का भुगतान समय से न होना, साथ ही अभिकर्ताओं की बैठने की व्यवस्था शाखा कार्यालयों में उचित न होना आदि मुख्य मांगे हैं। इन मांगों को लेकर न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा, ये कथन डिवीजनल काउंसिल अध्यक्ष कपिल देव सिंह एवं महामंत्री स्वर्ण सिंह का है। सत्याग्रह स्थल पर उपस्थित मुख्य अभिकर्ताओं में रामलखन यादव, राजेश केसरी, रामकृष्ण प्रेम शंकर तिवारी सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हम लोग यहाँ सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हुए हैं विभिन्न मांगों को लेकर। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आप लोगों को बताया है कि 2 दिन हर ब्रांचों में 1-2 तारीख को विभिन्न ब्रांचों में शहर के सभी ब्रांचों में हमारे सारे अभिकर्ता साथी बैठे थे, लेकिन अभी तक प्रबंधन को उनके बात की जू नहीं रहेंगी, वो कुछ बात करने को नहीं तैयार हैं। जबकि यह ऊपर से आया हुआ है, बाढ़ एडवांस, सूखा एडवांस और
बहुत सारे एडवांस है जो आता है ऊपर से, लेकिन यहाँ हर ब्रांचों के जो बैठे हुए मदोस प्रबंधक, मुखिया, मैनेजर, ये लोग ये एक एक को हम लोग को लगा देंगे कि नहीं ये लेके आओ, आनंदा से बीमा करो, ऐसे करो, ये हमको इतना चाहिए तब हम ये आपको पास करेंगे। माने एक तरह से हम लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती, जबकि खुद ही अभिकर्ता अपनी सारी वर्क पूरा करके एजेंट बनता है, वो अपना जैसे क्लब मेंबर बनता है, हम अपनी सारी एलिजिबिलिटी पूरा करके तब क्लब मेंबर पास करते हैं। उसके बाद भी लोग बहुत सारी ऐसे चीज़ें जो हमारे पर जबरी थोपते हैं और जबरी करवाना चाहते हैं, ये हम इन लोगों की बात नहीं करने देंगे, नहीं होने देंगे। अब वो समय बीत गया, अब जो होगा साफ सुथरा होगा। हम अपनी मांगों को लेकर के तब तक इनके साथ बैठेंगे जब तक ये हमारे लोगों की बात समझ नहीं लेते, ऊपर से जब तक कोई आह्वान नहीं करते, हम लोग के अभिकर्ताओं के साथ अब दमन नहीं चलेगा। ये यही प्रण के साथ आज हम लोग मंडल कार्यालय गेट पर 2, 3 और 4 2 दिन यहाँ बैठेंगे। अगर ये तब भी हम लोग की बात नहीं मानते तो एक रणनीति कल हम लोग तय कर लेंगे कि इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। जैसा हमारे ऊपर के अध्यक्ष जी का आदेश होगा वैसा फिर हम लोग सारे मंडलों का घेराव करेंगे। फिर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सेंट्रल ऑफिस का भी घेराव करेंगे। आज वाराणसी डिविजनल काउंसिल द्वारा आहूत आंदोलनात्मक सत्याग्रह आंदोलन में हम उपस्थित हैं। वाराणसी डिविजनल काउंसिल जो संबद्ध ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन से है, विभिन्न मांगों को लेकर के आज धरनारत है। मांगों में विशेष करके फ्लड एडवांस, ड्राट एडवांस या किसी भी तरह का एडवांस अगर भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर उच्च प्रबंधन को, अभिकर्ताओं को देना होता है, उसमें मनमानी रवैया अपना करके और उस डिले किया जाता है। साथ ही उसके भुगतान में भी शर्तें जोड़ी जाती हैं। व्यवसाय करने के बाद एडवांस दिए जाएंगे, व्यवसाय करने के बाद क्लब मेंबरशिप की इंटरव्यू में पास कर दिए जाएंगे। ये बार्गेनिंग बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि सारे मानक को पूरा करने के बाद अभिकर्ता की एलिजिबिलिटी होती है उसे पाने की। अगर प्रबंधन नहीं देता है तो ये बिल्कुल तनाशाहपूर्ण रवैया है, जिसको लेकर संगठन पूरी तरीके से आंदोलनरत है और आक्रोश में है। अभिकर्ताओं के अंदर गहरा आक्रोश है। तो वाराणसी डिविजनल काउंसिल की आज 3 नवंबर के धरना के पूर्व 1 नवंबर और 2 नवंबर पर शहर के 8 शाखाओं के अंतर्गत प्रदर्शन हुआ। आज 3 नवंबर को मंडल कार्यालय पर होगा, 4 नवंबर को भी प्रदर्शन होगा। अगर सत्याग्रह आंदोलन, धरना और प्रदर्शन के बाद भी प्रबंधन नहीं चेतता है तो ठीक 3 बजे यही सभा स्थल पर हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे की कार्रवाई किस रूप में की जाए, जो कि प्रबल तरीके से कारगर साबित हो प्रबंधन को चुकाने के लिए, और इस पर हम लोग आगे निर्णय लेकर के मीडिया बंधु को सूचित किया जाएगा। धन्यवाद। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर बेनिया स्थित जोनल कार्यालय में बैठक की गई। वाराणसी में नगर निगम चुनाव को देखते हुए मतदान स्थल पर लगे ड्यूटी व क्षेत्र में बीएलओ की लगी ड्यूटी में कोई कसर न हो, इस संदर्भ में बेनिया जोन में अशोक कुमार यादव द्वितीय मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक आवश्यक बैठक संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों व ड्यूटी पर लगाए गए कर्मियों को मजिस्ट्रेट द्वारा फॉर्म भरने व सभी चुनाव से संबंधित बातों की जानकारी दी गई, ताकि बूथों पर मतदाताओं को कोई समस्या न झेलनी पड़े। बैठक में अपर नगर मजिस्ट्रेट के साथ परमानंद उपाध्याय, राजस्व निरीक्षक कौस्तुभ पाठक, सेक्टर मजिस्ट्रेट ध्यानचंद, सुपरवाइजर सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री उपस्थित रहीं। बैठक संपन्न हुई, क्या लोगों को आज ये नगर निगम चुनाव के लिए मतदाता सूची की तैयारी के लिए जो सुपरवाइजर और सेक्टर ऑफिसर लगाए गए थे, उनकी बैठक यहाँ बुलाई गई थी, ताकि ये जाना जा सके कि सभी बीएलओ अपने अपने बूथ एरिया में काम कर रहे हैं कि नहीं, और उनके द्वारा घर घर सर्वे करके जो परिवर्धन, विलोपन, संशोधन की सूचियाँ जमा करानी थी वो जमा हो पाएँ कि नहीं। कुछ लोगों ने पूरा जमा किया, कुछ की आंशिक जमा है। तो जिन बीएलओ के काम पूरे नहीं थे, इन सुपरवाइजरों के माध्यम से ये कहा गया कि उन बीएलओज़ के कार्य को पूर्ण कराएं, उनके द्वारा जितनी सूचियाँ तैयार हैं उसको लाके यहाँ जमा कर दें, ताकि मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जोड़े जा सके। कौन लोग बैठक में शामिल? आज जो है इस दशाश्वमेध जोन में कुल 38 सुपरवाइजर थे, वो सम्मिलित थे, और 11 सेक्टर ऑफिसर हैं, वो सम्मिलित थे। तो सभी 11 सेक्टर ऑफिसर और 38 सुपरवाइजर जो कि निर्वाचक नामावली के मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए हैं, उनकी बैठक थी, सब उपस्थित थे। जी
कितने जोन हैं? कुल वाराणसी नगर निगम में 5 जोन है, जिसमें दशाश्वमेध जोन में आता है। दशाश्वमेध जोन में कुल 22 वार्ड हैं। 22 वार्डों में कुल 295 बूथ हैं। इसमें 11 सेक्टर ऑफिसर लगाए गए हैं, 295 BLO लगाए गए हैं और 38 सुपरवाइजर लगाए हैं और सभी लोग अपना कार्य कर रहे हैं। आज जानकारी दी गई लोगों को? जी विधिवत बताया गया कि निर्वाचक नामावली को सही तरीके से त्रुटिपूर्ण ढंग मतलब कि बिना किसी त्रुटि के सही निर्वाचन नामावली तैयार कराएं ताकि अच्छा निर्वाचन हो सके। इस दौरान जोनल पर पहुंचे कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रमोद वर्मा व व्यापार प्रकोष्ठ कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज कुमार वर्मा ने आरोप लगाया कि किसी भी क्षेत्र में आशा कार्यकर्त्री या कोई भी मतदाता सूची की जांच करने नहीं पहुंच रहे हैं। इससे कई लोग मतदान करने से वंचित रह जाएंगे। प्रमोद वर्मा ने कार्यालय में उपस्थित शंभुनाथ को पत्र देकर गली गली में भेजकर मतदाता सूची जांच करने की मांग की। जिसका नाम न हो तत्काल नियम के तहत उसे जोड़ने और जिनका नाम हटाना है उसे काट दिए जाने सहित अन्य मांगे की गई ताकि न्यायपूर्ण चुनाव संपन्न हो सके। प्रमोद जी, आज किस लिए आए हैं, किस तरह की दिक्कत है? यहाँ देखिए, वार्ड नंबर 90 में जो भी मतदाता सूची कर्मचारी जो लगाई गई हैं, न वो घर घर जा रही हैं, न घर घर जाकर संपर्क कर रही हैं। कुछ लोग 1-2 लोग के घर के मकानों पर जा रही हैं। तमाम लोग मतदाता सूची से वंचित हो रहे हैं। हर चुनाव में आता है कि नगर निगम मतदाता सूची में गड़बड़ियां होती हैं। आज हम लोग ने अधिकारी महोदयों से संपर्क किया है और शंभुनाथ जी को जो अधिकारी न रहने पर उनको पत्र दिया गया और कहा है कि वार्ड नंबर 90 में जो भी कर्मचारी लगाई गए हैं मतदाता सूची बनाने में, वो घर घर नहीं जा रही है। उनकी जानकारी की जाए और उनकी सूची सार्वजनिक की जाए कि कोई व्यक्ति जाने कि हमारे वार्ड में अगर कोई कर्मचारी लगी कि किस मकान नंबर से किस मकान नंबर तक लगा है, वो जनता को राहत मिले। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पत्रक दिया है और क्षेत्र के अंदर मतदाता की सूची के साथ साथ जो जनता की एक समस्या हो गई, आज देख रहे हो शहर में डेंगू फैल रहा है। हम लोग उस संदर्भ में भी जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया है कि उसके डेंगू के भी फागी मशीन छिड़काव की जाए। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा किए जाने वाले कार्य बहिष्कार को लेकर बैठक हुई। भिखारीपुर स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय से बिजली कर्मियों ने जन जागरण अभियान की शुरुआत की, जो प्रदेश के समस्त जिलों में 28 नवंबर तक जारी रहेगा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की 27 अक्टूबर को लखनऊ में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार संघर्ष समिति ने 29 नवंबर से समस्त ऊर्जा निगमों में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने की नोटिस आज प्रबंधन को भेज दी है। नोटिस में लिखा गया है कि ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन के स्वेच्छाचारी रवैये के कारण ऊर्जा निगमों को हो रही आर्थिक क्षति एवं ऊर्जा निगमों में व्याप्त भय के वातावरण को समाप्त कराने हेतु बिजली कर्मियों की वर्षों से लंबित न्यायोचित समस्याओं के समाधान हेतु बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद कुछ भी सार्थक कार्रवाई न होने के कारण संघर्ष समिति ने सरकार व प्रबंधन के ध्यानाकर्षण हेतु आंदोलन का निर्णय लिया है। अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार प्रारंभ करने से पहले संघर्ष समिति के सभी घटक, श्रम संघों, सेवा संगठनों की केंद्रीय कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारियों व सदस्य आगामी 11 नवंबर को लखनऊ में शक्ति भवन मुख्यालय पर शांतिपूर्वक सामूहिक सत्याग्रह व विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं आज की बैठक को इंजीनियर शैलेंद्र दुबे, राजीव सिंह, जितेंद्र सिंह गुर्जर, गिरीश पांडे आदि पदाधिकारियों ने संबोधित किया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन के स्वेच्छाचारी, दमनात्मक रवैये और मनमानेपन के विरोध में तथा बिजली कर्मचारियों की वर्षों से लंबित न्यायोचित समस्याओं के समाधान हेतु यह संघर्ष प्रारंभ किया है और संघर्ष के पहले चरण में 3 नवंबर से 28 नवंबर तक पूरे प्रदेश में सभाएं होंगी, जिसको हमने जन जागरण अभियान कहा है। आज वाराणसी से जो माननीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। इसके माध्यम से हम ऊर्जा निगमों के हालात के बारे में, बिजली कर्मियों की समस्याओं के बारे में, उनकी दिक्कतों के बारे में सरकार को अवगत कराना चाहते हैं। इस बीच 11 नवंबर राजधानी लखनऊ में शक्ति भवन मुख्यालय पर संघर्ष समिति के सभी घटक श्रम संघों के केंद्रीय पदाधिकारियों का सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक सामूहिक सत्याग्रह होगा और 18 नवंबर को प्रदेश के सभी जनपदों में और परियोजना मुख्यालयों पर सायं 3 बजे से 5 बजे तक विरोध सभाएं होंगी। अगर इन सब कार्यक्रमों के बावजूद बिजली कर्मियों की न्यायोचित समस्याओं का समाधान न किया गया तो 29 नवंबर से मजबूरन ऊर्जा निगमों के सभी ऊर्जा निगमों तमाम बिजली कर्मचारी और इंजीनियर
अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार प्रारंभ कर देंगे। हम काम छोड़ के हट जाएंगे और उसके परिणाम स्वरूप अगर बिजली व्यवस्था पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी पावर कॉरपोरेशन के शीर्ष प्रबंधन की होगी। हमारी मुख्य मांग यह है कि जो हमें मिल रही थी सुविधाएं उनको वापस ले लिया गया। समयबद्ध वेतनमान में 3 पदोन्नति के वेतनमान मिलते थे, उनको दोबारा बहाल किया जाए। कैशलेस इलाज की सुविधा सरकार के सभी विभागों को मिल गई है, बिजली कर्मचारी वंचित हैं उनको दिया जाए। कई प्रांतों में संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जा रहा है। हाल ही में 1 हफ्ते पहले उड़ीसा सरकार ने सभी संविदा कर्मियों को नियमित कर दिया। बिजली जैसे संवेदनशील क्षेत्र में 68,000 संविदा कर्मी काम करते हैं, केवल 34,000 रेगुलर कर्मचारी बचे हैं। उनको संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए। बिजली कर्मियों की वेतन विसंगतियाँ दूर की जाए। जगह जगह मारपीट होती है, पावर सेक्टर एम्प्लॉइज प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। ऐसी कोई जायज़ मांगे हैं, कोई ऐसी मांग नहीं है कि हम कोई असंभव मांग को मांग रहे हैं, लेकिन अगर हठधर्मी का रवैया रहा पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन का तो यह टकराव होगा जिसकी जिम्मेदारी शीर्ष प्रबंधन की होगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मऊ जिले के भीटी क्षेत्र में मुख्तार अंसारी गैंग के बदमाशों ने भाजपा नेता के भतीजे को गोली मारकर घायल कर दिया। मऊ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के भीटी में मुख्तार गैंग के बदमाशों ने भाजपा नेता के 27 वर्षीय भतीजे को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया और मौके से फरार हो गए। गोली चलने की आवाज सुनते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने युवक की हालत को गंभीर देखते हुए वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी सदर व कोतवाल समेत भारी संख्या में पुलिस बल जिला अस्पताल में मौजूद रहे। भाजपा नेता मुन्ना दुबे के भतीजे अजय दुबे भीटी के रहने वाले हैं। अजय दुबे बुधवार की शाम लगभग 4 बजे भीटी में स्थित राजेंद्र टायर के पीछे किराना के दुकान से घर का सामान ले रहे थे। इसी दौरान बदमाश वहां पहुंच गए और सामान खरीद रहे अजय दुबे से गाली गलौज व कहासुनी करने लगे, जिसका विरोध करने पर मुख्तार गैंग के बदमाशों ने युवक के दाहिने जांघ में गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं भाजपा नेता के परिवार का मामला देखते हुए जिला अस्पताल के बाहर कई थाने की पुलिस फोर्स पहुंच गई। वहीं सीओ सिटी धनंजय मिश्रा का कहना है कि पंकज सिंह ने अजय दुबे को गोली मारी है, जो उसके जांघ से होते हुए आर पार हो गई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में प्रथम उपचार दिया गया। आरोपी मनबड़ किस्म का आदमी है, कुछ दिन पहले ही जेल से जमानत पर छूटा है। ये अजय दुबे पुत्र अशोक दुबे निवासी भीटी मऊ के रहने वाले हैं। उम्र करीब इनकी 27 वर्ष है। अब से करीब 40-45 मिनट पहले ये बता रहे हैं कि भीटी पांडे कटरा के पास कुछ सामान खरीद रहे थे। वहीं पंकज सिंह चक्रवात और एक लड़का टिल्लू उसका नाम बता रहे हैं आए और इनको गाली गलौज देने लगे और उसके बाद पंकज सिंह चक्रवात ने अपने पास जो पिस्टल लिए था निकाल के इनके दाहिने जांघ में गोली मार दी। गोली आर पार हो गई है। बाकी ये उनके जो साथी थे वहाँ से लेके आए अस्पताल, पुलिस को सूचना दी है, इलाज चल रहा है, खतरे के बाहर है। पंकज सिंह का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और ये किससे संबंध रखता है, किस गैंग से? पंकज सिंह चक्रवात का आपराधिक इतिहास है। अभी पकड़ के कोतवाली से ही पिस्टल बरामद हुई थी, जेल गए थे। और ये सुरेश सिंह के भतीजे हैं जो कहीं न कहीं से मुख्तार
अंसारी से जुड़े हैं। 14 में उनकी कार्रवाई हो गई, सारी गाड़ियाँ और संपत्ति कुर्क हुई है। जी जी। तो अस्सी घाट पर किन्नरों के साथ हुई छेड़खानी से नाराज किन्नर समाज के लोगों ने धरना दिया। अस्सी घाट पर किन्नरों के साथ हुई छेड़खानी से गुस्साए किन्नर समाज द्वारा धरना दिया गया। घाट पर शराब पीकर छेड़खानी किए जाने का उन्होंने आरोप लगाया। उनका कहना था कि आए दिन वे छेड़खानी और फप्तियों का शिकार होते हैं। धरना देते हुए उन्होंने घाट पर सीसीटीवी लगाए जाने और हेल्प डेस्क बनाए जाने की मांग की, जिससे कि घाट पर आने वाले किन्नरों सहित महिलाओं, पर्यटकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और यदि उन्हें किसी भी तरह की समस्या हो तो उन तक मदद पहुंचाई जा सके। आपको बता दें कि भेलूपुर थाना क्षेत्र के अस्सी घाट पर मंगलवार की शाम किन्नर के साथ छेड़खानी की घटना हुई थी। इस बात से नाराज किन्नर समाज के लोगों ने धरना दिया। कल रात को हम लोग यहाँ पे दर्शन करने आए थे अपने चेलों के साथ और यहाँ पे कुछ युवक शराब पीकर छेड़छाड़ हम लोगों के साथ किया। कहा कि चलोगी चलोगी, तो हमने कहा कहाँ चले, तो उतने में गाली गलौज करने लगे, हाथापाई करने लगे। मगर आसपास की पब्लिक भी सपोर्ट नहीं की। जब तक हमने 112 पे नंबर पे कॉल मिलाया तब तक वो भाग गए यहाँ से। मगर यहाँ ये जो अस्सी घाट जो धर्म स्थल है, इस जगह को खंडित किया जा रहा है, भंग किया जा रहा है। यहाँ पे पुरुष शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं और इस तरीके से धर्मस्थल पे ना ही कोई पुलिस व्यवस्था है, यहाँ पे ना कोई हेल्प डेस्क बनाया गया है, ना यहाँ पे कोई सीसी कैमरे लगाए गए हैं कि जिससे लोग चिन्हित आ सके। बहन बेटियों को छेड़ा जा रहा है और किन्नर समाज को छेड़ा जा रहा है। ये बताइए कानून है या नहीं देश में? हम सुरक्षित हैं या नहीं? इसको लेकर आपने शिकायत भी की है? मैंने डीएम साहब को पहले कॉल किया, कमिश्नर साहब को कॉल किया और मैंने क्षेत्रीय पुलिस को भी कॉल किया कि 2 फैंटअप भेजे। जब सारे मामले खत्म हो गए तो उन्होंने 2 फैंटअप भेजा, जो उन्होंने कुछ भी नहीं कर पाए। मांग हम यही करते हैं, यहाँ पे हेल्प डेस्क बन जाए, यहाँ पे सीसी कैमरे लगाए जाए और यहाँ पे नियम का पालन किया जाए, यहाँ पे दारू शराब न पिया जाए। बीएचयू सीवाईएसएस द्वारा फीस वृद्धि के विरुद्ध किया जा रहा धरना 21वें दिन भी जारी रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वीसी आवास के सामने सीवाईएसएस के द्वारा निश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। छात्र फीस वृद्धि के विरुद्ध आंदोलनरत हैं। वहीं छात्रों ने बताया कि धरने के 21वें दिन बीएचयू प्रशासन ने पूरा जोर लगाकर धरना हटाने की कोशिश की। उसके बावजूद सभी छात्र धरना स्थल पर जमे रहे। छात्रों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं, धरना अनवरत जारी रहेगा। धरने में कुलदीप तिवारी, डब्लू यादव, भानु यादव, अभिषेक इत्यादि छात्र शामिल रहे। पिछले 20 दिनों से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में कर रहे हैं। इन लोगों को वापस कीजिए, आप लोग वापस चले जाइए वापस। इनकी तानाशाही देखिए आप लोग। छात्र सड़कों पर बैठे हैं, ये दोनों साइड बैरिकेड खोल दिए हैं। छात्र सड़कों पर बैठे हैं और चीफ डॉक्टर साहब दोनों साहब गेट खोल दिए हैं, बैरिकेड खोल दिए हैं। ये प्रशासन की बीएचयू प्रशासन तानाशाही अपनी दिखा रही है। एक तरफ क्यों बैठे? कुलदीप जी, आज आपके जो धरने का कैमरा दिन है और कहाँ तक आप लोगों को लग रहा है कि आपकी बात पहुँच गई है? आपका जो धरना है ये कब तक खत्म होगा? देखिए, जिस तरीके से हम लोग 14 तारीख से यहाँ फीस वृद्धि को लेकर के बैठे हुए हैं कुलपति आवास के बाहर, आज हम लोगों का 21वां दिन है और हम लोगों के लिए यहाँ पे लगातार ये लोग ज़बरदस्ती दबाव बनाए प्रशासन से। और कल की घटना तो अगर आप लोगों को पता ही होगा, हम लोगों को ज़बरदस्ती यहाँ से बैरिकेडिंग तोड़ के पब्लिक को बुलाना चालू करना, लेकिन हम लोग माने नहीं। हम लोग वीसी आवास का जो गेट है वहीं पे बैठ के हम लोग कहे कि हम लोग यहाँ 20 दिनों से बैठे हैं, तो हम कैसे उठ सकते हैं बिना अपनी बातें मनवाए। लेकिन इन लोगों का कहना है कि काशी में तमाम ऐसे लोग, नेता, मंत्री, विधायक आ रहे हैं और आपके बीएचयू में भी आ सकते हैं। आप लोग यहाँ पे धरना नहीं दे सकते और आप लोगों के साथ हम लोग FIR करेंगे, डिवायर करेंगे अगर आप लोग नहीं उठेंगे। बहुत ज़बरदस्ती किए, लेकिन हम लोगों ने कहा कि लोकतंत्र में गांधीवादी तरीके से हम लोग बैठे रहेंगे, हमारा अधिकार है। हम लोग आज नहीं बैठे हैं, काशी में कोई आए भाई, 21 दिन से हम लोग बैठे हैं, तो हम लोग कैसे वापस चले जाएँ?
इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरना हम लोगों का CYC इकाई का जारी है और जारी रहेगी। अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों की जेन्युइन मांगे हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली में फीस बढ़ा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ा, हम लोग फीस बढ़ते बढ़ते जिक्र होती है पहले से ही बैठ गए। तो कुलपति महोदय जी को ये तो समझना चाहिए ना कि छात्र किस लिए बैठे हैं यहाँ पे। आप जाते हैं बाहर लस्सी पीते हैं, जाते हैं आप कचौड़ी खाते हैं, जाते हैं आप पान खाते हैं, जाते हैं आप फोटो खिंचवाते हैं। यही विश्वविद्यालय के आपके घर के बाहर छात्र बैठे हैं, दीपावली मनाए, धनतेरस मनाए, छठ पूजा मनाए। आने वाले समय में हमें लगता है दीपावली भी मनाना पड़ेगा। ठंड के समय है, हम लोग रात में ही सोते हैं, कोई पूछने वाला तो आया नहीं, बस धरना नहीं देना है, धरना नहीं देना है। ये लोकतंत्र के हम तमाम ऐसे चौथे स्तंभों से मांग करते हैं कि आप सभी लोग साथ और सहयोग करिए और हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सभी छात्र आज शाम तक वापस आ जाएंगे अपने अपने कैंपस में और आने वाले दिनों में हम लोगों का साथ और सहयोग रहेगा। हम लोग लंका गेट को बंद करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन को पता चल जाएगा कि आम छात्र नहीं बैठे हैं, ये पूरे विश्वविद्यालय के छात्र बैठे हैं और लंका गेट पे हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। 2014 का दौर विश्वविद्यालय को पता चल जाएगा कि फीस वृद्धि इनके लिए कितनी बड़ी घात हो सकती है। सुनने में आया कि कल बैरिकेड्स भी हटा दिया गया, गाड़ी का आवागमन, और आप लोगों के ऊपर कुछ बलपूर्वक भी प्रयोग किया गया। देखिए अब क्या ही बताएं, इन लोगों का तो कहना है आदेश था। किसका आदेश था? कुलपति जी का था कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का था, ये तो नहीं बताए, लेकिन बलपूर्वक इन्होंने सच में किया। यहाँ तक कि गर्दन भी पकड़े और लाठी डंडे से अपना जितना इनके पास ताकत थी, कानून से, बातों से, लातों से सब उपयोग किए। लेकिन हम लोग आम छात्र हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, हम लोग यहाँ पे पढ़ते भी हैं। आने वाले कुछ छात्रों का भी 9 तारीख से एग्जाम है BA थर्ड ईयर का। तो कहने का मतलब ये है कि अनिश्चितकालीन धरना है, सभी छात्र लगातार सहयोग कर रहे हैं। नमामि गंगे गंगा विचार मंच ने गंगा घाटों पर स्वच्छता अभियान चलाया। नमामि गंगे गंगा विचार मंच के तत्वाधान में रानी घाट से गाय घाट तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। संस्था के सदस्यों ने घाट पर सिल्ट में बहाए जा रहे कूड़े कचरे को बाहर निकाला। घंटों श्रमदान कर भारी मात्रा में प्लास्टिक, कपड़े, निर्माल्य सामग्रियों को बाहर कर कूड़ेदान में डाला। साथ ही घाटों पर श्रद्धालुओं से गंदगी न करने की अपील की गई। साबुन, शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे स्नानार्थियों को मना किया गया। महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरी ने बताया कि देव दीपावली पर्व की सार्थकता मां गंगा की निर्मलता से ही संभव होगी। मां गंगा की निर्मलता ही देव दीपावली उत्सव की भव्यता का आधार है। हमारे सनातन धर्म में वर्णित मान्यताओं के अनुसार मां गंगा संस्कृति और उत्सवों की जननी है। देव दीपावली जैसे विश्व विख्यात पर्व का सृजन भी मां गंगा के पावन तट पर हुआ है। इस निमित्त गंगा और गंगा तट की स्वच्छता पर हम सभी को संवेदनशील होना होगा। इस मौके पर महानगर सह संयोजक रामप्रकाश जायसवाल, जय विश्वकर्मा, शिवांगी पांडे इत्यादि लोग शामिल रहे। हम यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं अपने गंगा की घाटों की सफाई करने के लिए। इसका ये दौर सामने 7 नवंबर को हमारी देव दिवाली आ रही है, जो हमारे बहुत ही विख्यात पर्व है ये, और इससे आने वाले दर्शनार्थियों को इसका अच्छा देखने को मिले, इसलिए हम लोग गंगा की सफाई कर रहे हैं। और आने वाले सभी माताओं और बहनों से निवेदन करते हैं कि ये गंगा की सफाई रखें, यहाँ पे साबुन, शैम्पू शब्द का प्रयोग न करें। जो भी आपके कागज कचरे हैं उसको आप आगे डस्टबिन में डालें और गंगा को साफ रखें और सफाई से स्वच्छ रखें। लंका क्षेत्र में नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। लंका क्षेत्र में नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। कामधेनु अपार्टमेंट के सामने लगे ठेले खोमचे को हटवाया गया। वहीं ठेला खोमचा लगा रहे लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा बिना सूचना दिए हम लोगों के ठेले खोमचे को तोड़ दिया गया। किशन ने बताया कि एम्ब्रोसिया के सामने हम लोगों की दुकानें लगती थी। नगर निगम ने यहां पर दुकान लगाने के लिए मना किया था, तो हम लोग पास में आकर अपना ठेला खोमचा रख दिए थे। वहीं नारायणी सिंह ने बताया कि VDA ने आकर दीवार गिरा दी है। हम अपार्टमेंट के लोगों ने दीवार को नहीं गिराया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक बार इस दीवार को गिराया गया था, इसके बाद VDA ने आकर दीवार गिराई है। नारायणी सिंह ने बताया कि हम लोगों की सोसाइटी द्वारा VDA में पत्र दिया गया था, जिसके बाद VDA ने आज कार्रवाई की है। कहाँ दुकान लगाते थे, क्या घटना? यही आगे दुकान लगती है, नगर निगम वाले ने सर आगे लगाने के लिए मना किया था, तो यहाँ पे काउंटर हमने लाकर रखा था जी। और यहाँ पे काउंटर हम सूचना मिली जा रही, यहाँ पे सब लोग हटा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने आया देखा तो फिर ये गिरा हुआ है, ऊपर थोड़ा मिला हुआ है। किसके द्वारा गिराया गया? ये बताया जा रहा है कि अरे ये अमृतिया वाले की कामधेनु वाले की वजह से गिराया गया हुआ है। और नगर निगम वाले ने आया था, यहाँ सब सारा दुकान का हटवाया, हटवाने के बाद चले गए। कामधेनु वाले कुछ नहीं है, कितना कामधेनु वाले खुद देंगे मेरा 22,000 का काउंटर बना था।
22,000 का काउंटर मेरा नया बना हुआ था। अभी चाय वाले का दुकान करे पूरा छुपा हुआ है, उसको कोई मतलब ही नहीं, उसका पूरा उसका सिगरेट, चाय और बिस्किट नमकीन सारा उसमें दब गया, पैसा उसका सारा दब गया उसमें। मामला तो बीडीए ने आके गिरवाया है, जीसीबी से हम लोग नहीं गिरवाए, हम लोग तो केवल देख रहे हैं। बीडीए ने गिरवाया है, बीडीए ने गिरवाया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से एक दफा गिरा था, उन्होंने जबरदस्ती गिरवा लिया था, फिर इसके बाद बीडीए गिरा दिया। बीडीए से बगैर परमिशन का ही बनवाए थे। अच्छा, जो बीडीए ने कार्रवाई की, क्या सूचना पहले से आप लोगों को दी थी कि आज हम लोग आएंगे इसको? नहीं, हम लोगों को सूचना कोई नहीं था। अच्छा, हम लोगों को सूचना आप यहाँ पे ये पूरे बिल्डिंग का आप ही देख रेख करते हैं? नहीं, वो तो अध्यक्ष जी देखते हैं, हम लोग तो यहाँ के नेता हैं, अध्यक्ष देखते हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं। मतलब यहाँ के जो है आपके द्वारा बीडीए ने किया आप लोगों का? हाँ, हम लोग बीडीए को चिट्ठी लिखे थे, सोसाइटी या तो सोसाइटी बनी है, वो सोसाइटी बीडीए को चिट्ठी लिखी। और चिट्ठी जो है उसी पर उन्होंने कार्रवाई के आधार पर आज कार्रवाई हुई। हाँ, उसी के आधार पर कार्रवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट से गिरा था। हम लोग तो भाई, हम लोग तो देखिए वहाँ से यहाँ तक ये देखिए फर्जी कितना दिन चलेगा आप लोग जानते हैं, गलत काम कितना दिन चलेगा। ये बीडीए को इन्होंने 4700 वर्ग मीटर जो है अपार्टमेंट बनाने के लिए दिए थे, उस 4700 वर्ग मीटर के अंदर ही आता है। और इसको 2001 में बीडीए को दिए और 2005 में इन्होंने अपने नाम से रजिस्ट्री करा लिया था। हम लोगों को भी नहीं मालूम है भाई, रजिस्ट्री करा लिए, अब रजिस्ट्री जिसके नाम से है वो मुकदमा लड़ गए। भेलूपुर श्रीनगर कॉलोनी में हुए विवाद में 4 पहिया वाहन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। भेलूपुर थाना अंतर्गत श्री रामनगर कॉलोनी में लेन नंबर 3 के पास हुए विवाद में 4 पहिया वाहन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। इस संदर्भ में जितेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि वो श्री रामनगर कॉलोनी में रहते हैं। बुधवार को वो जैसे ही अपनी गाड़ी से वहां पहुंचे, वैसे ही कॉलोनी में गौरव तिवारी पुत्र संतोष तिवारी आए और गाड़ी हटाने के लिए विवाद कर मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया। उसके साथ 4-5 की संख्या में अन्य लोग भी थे। वहीं मारपीट होती देख मोहल्ले के लोगों ने आकर बीच बचाव किया। उसके कुछ देर बाद मैं घर आ गया। इसके बाद गौरव और उसके साथियों द्वारा मेरी गाड़ी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। जब शोर होने लगा तब मुझे इस बात का पता चला, जिस पर मैंने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया। जितेंद्र कुमार चौधरी का कहना है कि गौरव तिवारी और संतोष तिवारी कॉलोनी में दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। सर, कल रात में मैं गाड़ी पार्क कर रहा था वहीं साइड में श्री रामनगर कॉलोनी में ही अपने जी। तो पीछे से एक गाड़ी आई डिजायर और मैं गाड़ी अपनी लॉक किया, गाड़ी से सब्जी निकाल के मैं थैला अपने हाथ में लिया हुआ था। पीछे से गाड़ी आके रुकी और सीधे मुझे यही कहा कि तुम कौन हो, यहाँ गाड़ी लगा रहे हो, ठीक है। हम कहे सर मैं बगल का ही रहने वाला हूँ और यही मैं पार्किंग करता हूँ अपनी गाड़ी। उतने में वो बिना कुछ जाने पहचाने सीधे थप्पड़ मार दिया। हाँ, हम कहे सर क्यों मार रहे हैं आप, मैं टैक्सी चलाता हूँ। फिर मार दिया थप्पड़ जोर से। हाँ, कई थप्पड़ उन्होंने मुझे मारा जोर जोर से। फिर बीच बचाव में वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो आके हमें छुड़ाएं। फिर उसके बाद सब लोग घर चला गया। घर जाने के बाद जो है आधे 1 घंटे के बाद 11 सवा 11 बजे रात को उन्होंने मेरी गाड़ी में आकर आग लगाया गया। कौन सी गाड़ी थी? मेरी गाड़ी है डिजायर टूर, टैक्सी नंबर है UP 65 JT 3693। उसके साथ एम्बुलेंस भी कहा जा रहा है? हाँ, जस्ट मेरे गाड़ी के साथ में एम्बुलेंस भी खड़ा था। क्या प्राइवेट एम्बुलेंस? नहीं, वो भी टैक्सी नंबर ही है। वो गाड़ी खराब थी एम्बुलेंस, कई दिनों से वहाँ पड़ी हुई थी। इसका तहरीर कहीं दिया आपने? हाँ, अभी मड़ुआडी चौकी पे पड़ा हुआ है। FIR अभी तक मेरा दर्ज नहीं किया गया है। ठीक, मैं कल रात से ही दौड़ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। आरोपी किसे मान रहे हैं? गौरव तिवारी को। क्या करते हैं? ये मनबड़ टाइप के लड़के हैं। हाँ, अब बिना वजह ही, मतलब ये कल नशे में ही थे। पूरा एड्रेस क्या है जहाँ पे? श्री रामनगर कॉलोनी में ही लेन नंबर 3 के पास एक पीली कलर का फ्लैट है, ओम निवास। वो जस्ट उसी से सटा हुआ इनका मकान है, व्हाइट कलर का। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
नगर निगम का चुनाव आते ही 2 पार्षदों में मचा घमासान, पानी की किल्लत झेल रही जनता की नहीं हो रही सुनवाई। देव दीपावली पर्व के मद्देनजर डीसीपी काशी जोन ने नाविकों संघ की बैठक। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन द्वारा किया गया सत्याग्रह आंदोलन। और नगर निगम चुनाव के मद्देनजर बेनिया स्थित जोनल कार्यालय में हुई बैठक। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।